नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य और स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं उन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे पिछले एक साल में आए हैं। चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपी पीसीएस के लिए, राजस्थान पीसीएस के लिए या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये केसेस काफी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, जिसमें कि आपके पैसिव यूथेनेशिया से लेकर के वुमेन राइट्स तक की हम बात करेंगे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी से कैसे शेड्यूल कास्ट एंड क्रिश्चियनिटी इज इंटरकनेक्टेड उसकी बात करेंगे, और इनको किस तरीके से हमें अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है उसको भी समझेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का सबसे पहला जो केस है वो है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हुआ था भाई हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में? तो देखो, हरीश राणा एक यंग व्यक्ति थे जिन्हें 2013 में एक इमारत से गिरने के बाद चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट की कंडीशन में पहुंच गए थे। अब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या है? तो ये वो स्टेट है जहां पर उन्हें होश नहीं था और न ही वह किसी से बातचीत कर पाते थे। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन हमारी बॉडी की जब बॉडी रिस्पॉन्ड न करे, सांसें चल रही हैं बट बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करे, क्यों? क्योंकि आप होश में नहीं हैं। अब मुद्दा ये आया कि इनके जो माता पिता थे वो काफी बुजुर्ग थे और उनके लिए इस तरीके से इस उम्र में बच्चे की देखभाल करना, ठीक है, एंड दैट टू जीवन बचाने वाले इलाज को रोकने की मांग करने पर उनको मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वे सालों से जो है उनकी देखभाल कर रहे थे, येट उनकी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। किसकी बॉडी में? हरीश राणा में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट को उन्होंने अपील की। ठीक है, प्ली भेजी उनको और कहा कि भाई इसमें जो है आप हमारी मदद करो कि जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है उसका हम विड्रॉल कर सके, उसको हटा सके। इस पूरे केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया भाई? रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि हम किसी को मृत्यु नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हम किसी को पेनफुल जो है मरते हुए नहीं छोड़ सकते, इसलिए इन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जो ये पेरेंट्स थे हमारे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां पर सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई को सुनते हैं और इनके कंटेक्स्ट में एक ये आता है यहां पर बहुत बड़ी चीज, दैट इज राइट टू डाई विथ डिग्निटी। ठीक है, एंड पैसिव यूथेनेशिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि भाई आर्टिकल 21 जो हमारा है, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का, वो आपको सिर्फ राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी नहीं देता, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो आपको राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी प्रदान करता है। कैसे, क्या क्या लीगल प्रोविजंस यहां इन्वॉल्व है इसको समझते हैं फटाफट से। सबसे पहले आता है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया भी। राइट टू डाई विथ डिग्निटी इन एंड ऑफ लाइफ सिचुएशंस, जीवन के अंतिम चरणों में गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, मृत्यु का अधिकार भी शामिल है, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ केसेस आए थे जैसे कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर पैसिव यूथेनेशिया को सर्वप्रथम रिकॉग्नाइज किया गया था, रिकॉग्निशन मिली थी। ठीक है, एक पहचान मिली थी। ठीक है, तो उस केस का भी यहां पर हवाला दिया जाता है, जहां पर यह बोला गया था कि भाई लीगल वैलिडिटी ऑफ लिविंग विल्स या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स विद द सेफगार्ड्स को अप्लाई किया जाना है। ठीक है, एक और केस था, ये तो बहुत फेमस केस है, अरुणा शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2011 में ये केस आया था, जहां पर पहली बार फर्स्ट मेजर जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पैसिव यूथेनेशिया को अंजाम दिया गया था, दैट टू अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर के तहत। फिर आता है एक हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैत्रीय। तो पेरेंट्स पैत्रीय क्या होता है भाई? ये है कि भाई जो आपका पूरा का पूरा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो क्या करता है, वो एज अ गार्जियन, ठीक है, एज अ संरक्षक जो है, संरक्षक के रूप में जो है वो कार्य करता है। ठीक है, और फिर लास्ट आता है हमारा कि भाई बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल, की जो ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो डिसीजन दिया जा रहा है, वो पेशेंट की डिग्निटी, पेशेंट का वेलफेयर और मेडिकल कंडीशन, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर पेशेंट को हमें जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो देनी होगी। ठीक है,
फिर एक आती है हमारी यहाँ पे क्लिनिकल असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। हरीश राणा का जो स्थिति था, उनकी जो स्थिति थी वो पूरी की पूरी CANH के थ्रू थी। ठीक है, कोर्ट यहां पर क्लैरिफाई करता है कि CANH जो है वो एक फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है और इसको विड्रॉन किया जा सकता है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ पैसिव यूथेनेशिया विथ लीगली जस्टिफाइड। कि अगर इसका हम एक लीगल जस्टिफिकेशन तैयार करके रखे हैं तो इसे हम CANH को जो है पैसिव यूथेनेशिया के तहत इसको हम विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मुद्दा आता है कि भाई ये एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में भाई। ठीक है, सक्रिय बनाम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या डिफरेंस आ रहा है यहां पर। ठीक है, सो पैसिव यूथेनेशिया वो है जहां पर हम विदहोल्ड करते हैं या विड्रॉ कर देते हैं जो फ्यूटाइल लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है। अब यहां पर वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? फ्यूटाइल। ठीक है, फ्यूटाइल का मतलब है निष्फल, जो कि फलित नहीं हो रहा, जो कि पॉजिटिव चेंजेस आपको नहीं दिखा रहे। तो अगर हम किसी ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट में हैं जहां पर कि उस ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि हम उसे फ्यूटाइल के अंदर लेंगे और वो कहलाता है हमारा पैसिव यूथेनेशिया। ठीक है, एक्टिव यूथेनेशिया है कि डेलिबरेटली हम क्या कर रहे हैं, हम जीवन का अंत कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट परमिसेबल इन इंडिया। एक्टिव यूथेनेशिया भारत में परमिसेबल नहीं है, किसी भी हालात में जायज नहीं है कानूनी तौर पर। ठीक है, फिर यहां पर एक चीज आती है सेफगार्ड्स एज पर कॉमन कॉज गाइडलाइंस, जो हमने अभी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस करा था। ठीक है, उसमें यह था कि मेडिकल इवैल्यूएशन जो है वो एक बोर्ड के द्वारा होगी और असेसमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन भी उस बोर्ड के द्वारा होगी। फिर उस असेसमेंट के आधार पे एक ओपिनियन निकल के आएगा जो ट्रीटिंग फिजिशियन होंगे उनका, और यहां पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फैमिली को कि भाई उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं इस केस में, और एक कूलिंग ऑफ पीरियड के तहत में एक्सेप्शनल केस के साथ इसमें फाइनल कोर्ट जो है अपना अप्रूवल देगी और उसको ही स्वीकृत माना जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक और यहां पर चीज आती है वो है जुडिशियल सुपरविजन की, जो कि ये कहता है कि लाइफ सस्टेनिंग कोई सी भी अगर ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो उसे हम बकायदा किसी न किसी की देखरेख में लीगल परमिशन के द्वारा ही, वो लीगल परमिशन जो इधर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आई हो, तभी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और उसमें भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो मरीज है उसकी गरिमा की रक्षा की जाए। ठीक है, मरीज की डिग्निटी का पूरा ध्यान रखा जाए, उसके द्वारा ही ये जुडिशियल सुपरविजन के तहत ही ये कार्य होगा। ठीक है, अब मुद्दा था कि इस कोर्ट में डिसीजन क्या आया। तो यहां पर जो बेंच थी उसमें जस्टिस JP पर्डीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन, इन दो लोगों की जो जस्टिस बेंच थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो CANH है वो अगेन एक फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, जबकि न कि एक अनटचेबल फॉर्म ऑफ बेसिक केयर। ये एक बेसिक केयर नहीं है, एक बकायदा की जाने वाली मेडिकल ट्रीटमेंट है। और उन्होंने विड्रॉल ऑफ CANH को प्रोवाइड किया कि ठीक है आप CANH का विड्रॉल कर सकते हैं हरीश राणा के केस में, जो सालों से जिनकी बॉडी ने रिएक्ट नहीं किया है ट्रीटमेंट में, और यह भी तब होगा जबकि पैसिव यूथेनेशिया के फ्रेमवर्क के अंदर बकायदा गाइडेंस के तहत इसको अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, ओके ना। कोर्ट ने यह भी कहा यहां पर कि पेशेंट की ऑटोनॉमी और डिग्निटी का बकायदा पूरा ध्यान रखा जाएगा, पेशेंट की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, जिस पे मरीज खुद से, मरीज को अलाउड है कि भाई आप खुद से जो है क्या कर सकते हैं, अपना फैसला ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, मरीज की जो भी स्थिति है, उनका जीवन, उनकी मृत्यु, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरा, मरीज के हित में क्या है सबसे अच्छा फायदा, व्हाट इज द बेस्ट फॉर द पेशेंट, उसका हमें यहां पर ध्यान रखना है। मेडिकल जांच होनी चाहिए और बेकार में जीवन को लंबा खींचने से बचना है। यदि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, यदि हमारी लाइफ का कोई मैटर ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ही वो ट्रीटमेंट नल एंड वॉइड है, तो फिर बेहतर है कि हम पैसिव यूथेनेशिया की तरफ जाएं। ठीक है,
यहां पर कहना था कि वेयर देयर इज नो लिविंग विल, जहां पर पेशेंट की ही जीने की इच्छा नहीं है, कोर्ट ने उस केस में कंसीडर किया कि पेशेंट की विशेस को हम फैमिली एविडेंसेस के तहत देखेंगे और सर्कमस्टांसेस में कंसीडर करेंगे। ठीक है, कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया कि ये जो पूरा कार्य होना है पैसिव यूथनेशिया का, ये ट्रांसफर किया जाए एम्स पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट को और ये इंश्योर किया जाए कि ह्यूमेन और पेनलेस तरीके से इनका जो लाइफ केयर है उसको एंड किया जाए, CANH को विड्रॉल किया जाए। ठीक है, ऑल्सो इट वेव्ड ऑफ द 30-day कूलिंग पीरियड ऑफ कंसिडरिंग द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि भाई चूंकि ये एक्सेप्शनल वो है, एक्सेप्शनल केस है, इसलिए हम जो 30 डेज का कूलिंग पीरियड है उसको भी हम हटा रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हरीश राणा केस। दूसरा हमारा केस आता है हमसा नंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां इस केस में पेचीदा ये था, ये पूरा केस है लेकर के महिलाओं की मटर्निटी को। क्या एक मुद्दा ये आया कि वो महिलाएं जो बच्चों को अडॉप्ट करती हैं बिलो 3 years ऑफ एज, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रही हूं जिसकी उम्र, उस बच्चे की उम्र 3 मंथ से कम है, वहां पर मेरी मटर्निटी लीव जो है वो कितने दिनों की होगी, उसको लेकर के ये पूरा केस था। क्या था समझते हैं। हमसा नंदिनी नंदूरी जो है ये एक अडॉप्टिव मदर है जो एक बच्चे को अडॉप्ट करती हैं और चैलेंज करती हैं मटर्निटी बेनिफिट लॉ को अडॉप्टिव मदर्स के लिए। ठीक है, इस लॉ में क्या लिखा था, सेक्शन 60/4, सेक्शन 60 का क्लॉज 4 जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में ये आया था, इसने रिस्ट्रिक्ट किया 12 वीक मटर्निटी बेनिफिट को। जनरली जो 12 वीक का मटर्निटी बेनिफिट मिलता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन औरतों के लिए जो 3 महीने से कम के जो बच्चों को अडॉप्ट कर रही हैं। ठीक है, इस केस में हमसा नंदिनी ने ये आर्ग्यू किया कि भाई ये जो एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन है ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, खराब है और ये हमारे आर्टिकल 14 एंड 21 को वायलेट करी। क्या है आर्टिकल 14 और 21, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब आर्टिकल 14 और 21 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उनको ये इसने वायलेट किया और ये पूरे केस को रेज किया गया एक बड़े इशू पर, जहां पर ये कहा गया कि जो मटर्निटी बेनिफिट है वो एक बच्चे की एज पर ही क्यों आधारित होना चाहिए, कि कितने टाइम का कितना बड़ा बच्चा हम अडॉप्ट करें, इस पर कब से आधारित होने लगा। बच्चा अडॉप्ट तो किया जा रहा है। ठीक है, अब जो लीगल प्रोविजंस यहां पर इन्वॉल्व है सबसे पहले उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आता हमारा आर्टिकल 14 जो कि गारंटी कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ को एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहा है कि भाई जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, लॉ की नजरों में सभी बराबर हैं और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 15 से हमारा जो है मेन फंडामेंटल राइट शुरू होता है। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है राइट टू प्रोटेक्ट लाइफ की। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। आर्टिकल 19(1)(g ये बात कर रहा है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, मटर्निटी बेनिफिट सपोर्ट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन दी वर्कफोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 21 में भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग डिग्निटी, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, प्राइवेसी एंड फैमिली लाइफ। फिर आता है जिसको चैलेंज किया, जिसको हमसा नंदिनी जी ने, सेक्शन 60 क्लॉज 4 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, क्योंकि यहां पर 3 महीने से कम आयु के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को ही 12 सप्ताह का मटर्निटी बेनिफिट मिलता। अगर बच्चा 3 महीने से ज्यादा है तो उसको वो मटर्निटी बेनिफिट नहीं मिल रही थी। ठीक है, फिर आता है हमारा मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये कहता है कि जो कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने वाला मूल कानून है उसके बारे में बात करता है और इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 द्वारा जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिर आता है हमारा आर्टिकल 42 डीपीएसपी वाला। ठीक है, ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप ऐसे प्रोविजंस बनाएंगे जो कि जस्ट और ह्यूमेन होगा कंडीशन ऑफ वर्क एंड मटर्निटी रिलीफ।
जो भी महिलाएं जो काम कर रही हैं या वर्किंग हैं उनके लिए जो है ये है, ठीक है। फिर आती है चीज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि भाई अगर बच्चे के नजरिए से हम देख रहे हैं तो उसमें बेस्ट क्या है। अडॉप्शन लॉज एंड पॉलिसीज मस्ट प्रायोरिटाइज द चाइल्ड्स वेलफेयर केयर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी की लॉ जो है दैट मस्ट गो बियॉन्ड फॉर्मल इक्वालिटी एंड एंश्योर रियल एंड इफेक्टिव इक्वालिटी, कि हम जिन चीजों की बात करते हैं शब्दों में, लिखावटों में, फॉर्मल तरीके से, उससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड जो है जा करके क्या मिलनी चाहिए, इफेक्टिव इक्वालिटी मिलनी चाहिए। वो इक्वालिटी जो कि आपके लिए वाकई में इफेक्टिव है, ठीक है, उन औरतों के लिए जो काम करती हैं या केयर गिविंग रोल में हैं, ठीक है। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। मटर्निटी बेनिफिट्स जो हैं वो कंपोनेंट है हमारे सोसाइटी का और हमारी जो सोशल व्यवस्था, जो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है उसका, ठीक है। और इसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि भाई महिलाओं के लिए मानवीय गरिमा एवं कल्याण को सुनिश्चित किया जाए, जिसमें न सिर्फ मां का बल्कि बच्चे का भी हित शामिल है, ठीक है। अब इस पूरे केस में हमारे जो जस्टिस थे, जो बेंच इन्वॉल्व थी, वो अगेन जेबी पर्डीवाला और आर महादेवन थी, ठीक है। इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया सेक्शन 60 क्लॉज 4 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को, कि भाई वो ये कहता था ना कि 3 मंथ से कम का ही अगर अडॉप्शन है तो ही 12 महीने का जो है मटर्निटी, 12 वीक का मटर्निटी रिलीफ मिलेगा, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि जो डिस्टिंक्शन किया गया है बिटवीन मदर्स अडॉप्टिंग चिल्ड्रन बिलो 3 मंथ्स एंड दोज अडॉप्टिंग ओल्डर चिल्ड्रन, इसका कोई रैशनल तवज्जो नहीं है, कोई रैशनल कनेक्शन नहीं है। यानी कि यदि कोई महिला चाहे वो 3 महीने से कम का बच्चा अडॉप्ट करे या 3 महीने से अधिक का, इसमें कहीं कोई रिलेशन नहीं है, कहीं कोई तार्किक रूप से इनमें कोई भी चीज संबंधित नहीं है। और उन्होंने ये स्वीकार किया कोर्ट ने कि भाई जो मातृत्व का लाभ है, जो मटर्निटी बेनिफिट है, वो केवल प्रसव के बाद या शारीरिक स्वास्थ्य लाभ तक ही सीमित नहीं है। जरूरी नहीं कि अगर आप बर्थ दे रहे हैं तो ही ये आपको मिलेगा। अगर आप केयर गिविंग कंडीशन में हैं, ठीक है, अगर आप मातृत्व का रोल निभा रहे हैं तो भी ये मटर्निटी बेनिफिट आपके लिए है। एंड इट इज नॉट मेयरली अबाउट फिजिकल रिकवरी फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ बट ऑल्सो अबाउट द केयर, ठीक है, गिविंग टू द चाइल्ड। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि मदर चाइल्ड बॉन्डिंग, चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन, इमोशनल एडजस्टमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड इनटू द फैमिली, ये 4 मेन पिलर्स हैं मटर्निटी बेनिफिट के, ठीक है। अडॉप्शन जो है वो एक एक्सप्रेशन है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का अंडर आर्टिकल 21। अब ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्री में कि भाई कौन से आर्टिकल के तहत अडॉप्शन को जो है क्या किया है, मटर्न रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के तहत लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर बाई चांस क्वेश्चन आपसे पूछ देता है तो, ठीक है। ऑल्सो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 60 क्लॉज 4 को, जो कि 12 वीक की मटर्निटी दे रहा है, ठीक है, अगर हम कोई भी वुमेन जो है वो लीगली अडॉप्ट करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द चाइल्ड्स एज, यानी कि चाहे बच्चा 3 महीने से कम का हो या अधिक का, आपको 12 वीक की मटर्निटी बेनिफिट देनी ही देनी है इस क्लॉज के तहत, ठीक है। और कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि पैटर्निटी लीव, जो कि पिता के लिए छुट्टी वाली बात है, उसको भी मान्यता देने की जरूरत पर जोर दिया कि भाई उसकी भी जरूरत है, ठीक है। बोलते हैं ना व्हाई ऑल मेन शुड हैव द फन, वही वाली चीज है कि व्हाई ऑल वुमेन शुड हैव द फन। एक बच्चे के साथ उसकी बॉन्डिंग, उसका टाइम स्पेंडिंग पिता के साथ भी जरूरी है, तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। ये हमारा था आज का दूसरा। इसके बाद हमारा एक तीसरा केस आता है चिंताड़ा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस है अबाउट द रिलीजन एंड द कास्ट। कैसे? लॉस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस आफ्टर कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। अब ये जो व्यक्ति हैं चिंताड़ा आनंद, इन्होंने क्या किया था, ये कन्वर्ट हो चुके थे किसमें, क्रिश्चियनिटी में। ये एक ऐसी कम्युनिटी के थे, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे, और इन्होंने अपना कन्वर्जन स्वीकार कर लिया था क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में एक पादरी यानी कि पैस्टर के तहत पर जो है ये क्या थे, कार्यरत थे, ठीक है। अब पैस्टर कौन होता है भाई, चर्च में पैस्टर होते हैं, ठीक है।
जैसे हमारे यहाँ रिलीजियस टीचिंग्स देने के लिए आचार्य जी, पंडित जी होते, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में ये पैस्टर थे। एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, ही यूज्ड टू सर्व इन दी चर्चेस। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि इन्हें असॉल्ट किया गया, अब्यूज किया गया कास्ट बेस्ड स्लर्स के साथ, और इन्हें थ्रेटन्ड भी किया गया ड्यूरिंग अ प्रेयर मीट इन जनवरी 2021। ये इनका एलिगेशन था। ठीक है, जिसके तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई अंडर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज केस 1989 को एंड IPC प्रोविजंस के तहत। लेकिन जो आंध्र प्रदेश की हमारी हाई कोर्ट थी, उसने इस प्रोसीडिंग को क्या किया, क्वैश कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया कि भाई ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, एंड मेनी होल्डिंग आफ्टर दैट कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, कि भाई यदि आप अपने धर्म का परिवर्तन कर चुके हैं, तब फिर आप अपनी कास्ट को तवज्जो नहीं दे सकते जो आपकी अर्लियर धर्म में थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले हिंदू में SC कम्युनिटी में आते थे एंड यू हैज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, और आप एक लंबे टाइम से उस जीवन को जी रहे हैं, व्याप्त कर रहे हैं, तो आप पिछला क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ही कुड नॉट क्लेम SC स्टेटस अंडर SC/ST एक्ट। आनंद ने इस डिसीजन को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है, जहां पर जो हमारे लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व हुए वो ये थे। सबसे पहले आता है क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। इसमें यह कहा गया कि अ पर्सन हुज प्रोफेशन अ रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। क्लियरली लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, फिर आर्टिकल 341, ठीक है, अनुच्छेद 341, जो ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसे पावर है SC को जो है क्या करने की, स्पेसिफाई करने की कि भाई ये चीजें SC के तहत आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट में कौन कौन लोग आते हैं, चाहे वो स्टेट के हों या यूनियन टेरिटरी के, वो पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के पावर में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड डाउन। ठीक है, फिर आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस द रिलीजन। ठीक है, राइट टू रिलीजन वाली चीज जो हम यहां पर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, राइट टू रिलीजन। ठीक है, कि आप अपनी मर्जी से जो भी धर्म का अनुसरण करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे, वो आप कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज केस, जिसमें क्लॉज 3(1)R कहता है इंटेंशनली इंसल्टिंग और इंटिमिडेटिंग अ मेंबर ऑफ SC/ST इन एनी प्लेस विथ पब्लिक व्यू। ठीक है, उसकी बात करता है। 3(1)S बात करता है अब्यूजिंग और ह्यूमिलिएटिंग की बाय द कास्ट नेम, और 3(2)VA बात करता है इनहैंस पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड ऑन द ग्राउंड दैट द विक्टिम इज अ मेंबर ऑफ SC and ST। ये 3 मुद्दों पर ये केस, ये जो हमारा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज केस है, ये बात करता है। फिर आता है हमारा IPC, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, IPC के जो आर्टिकल्स हैं 341, 323, 506 एंड आर्टिकल 34, ये यहां इन्वॉल्व हो जाते हैं। 341 कहता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, कि गलत तरीके से रोकना, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना, किसी को आपराधिक तौर पर धमकी देना, और चौथा एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। और सेक्शन 482 CRPC का बोलता है कि भाई हाई कोर्ट को पावर है कि वो क्वैश करे किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जहां पर कि अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ को रोका जाएगा। ठीक है, किसके पास ये पावर है, हाई कोर्ट के पास। तो ये इतने सारे केसेस यहां पर जो है लीगल प्रोविजंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर अब यहां क्या जजमेंट है वो बहुत अच्छा देखने लायक है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन ने 24 मार्च 2026 को ये डिसाइड किया, ये विदहेल्ड किया कि कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस अंडर क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, कि भाई अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं वहीं पर आपका SC के जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आनंद जो है वो ओपनली प्रोफेस कर रहे हैं एक पादरी का कैरेक्टर, एक पादरी का रोल। ठीक है,
जो कि 10 साल से भी अधिक साल से कर रहे हैं, एंड ही कुड नॉट क्लेम एससी स्टेटस फॉर इन्वोकिंग द SC ST एक्ट। आप सोचो, आप कहीं के पंडित हो और फिर आप बोलो कि भाई मुझे तो आरक्षण चाहिए, तो कोई भी कोर्ट उसको मना करेगी। वही सेम चीज यहां पर भी हुआ। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास एविडेंस जो है वो कहीं भी इस तरीके से नहीं प्रस्तुत किए गए हैं जो कि ये कहें कि एलिज्ड ऑफेंस को सेक्शन 341, 23 या 506 IPC के तहत वो रिकॉग्नाइज किए जा सके, मान्य किए जा सके। इसलिए कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग वुड अमाउंट टू अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। और अगर इस प्रोसीडिंग को हम जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं कानून का जो है वो गलत अर्थ निकल कर आएगा। और इसीलिए हाई कोर्ट को की जो क्वैशिंग थी प्रोसीडिंग की, उसको अपहेल्ड करते हुए कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि भाई हाई कोर्ट की जो भी अपील थी वो सही है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट केस, लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा पाल वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन आर्मी ऑफिसर्स की। अब यहां बड़ा पेचीदा चीज है, 73rd शॉर्ट कमीशन जो हमारी थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो थी मोस्टली, जिसमें औरतों को परमानेंट कमीशन का अधिकार दिया गया था इन द इंडियन आर्मी, उसके बारे में ये पूरा केस है। वुमेन ऑफिसर्स जो हैं उन्हें हिस्टोरिकली परमानेंट कमीशन क्या किया गया था, डिनाई कर दिया था कि भाई आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे आर्मी कैडर्स के तहत, जिससे औरतों का जो करियर था वो काफी ज्यादा, करियर प्रोग्रेशन जो था वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो गया। ठीक है, बबीता पुनिया के बाद 2020 में औरतें जो हैं वो एलिजिबल हुई फॉर परमानेंट कमीशन ऑन द सेम फुटिंग एज मेन। जिस तरीके से मेल्स को, पुरुषों को अधिकार है, उसी तरीके से 2020 के बाद परमानेंट कमीशन का अधिकार दिया गया किसे, महिलाओं को भी। हालांकि कई महिला अधिकारियों को तुलनात्मक मेरिट के आधार पर, यानी कि कंपैरेटिव मेरिट के आधार पर, जो कि रिलाई करती है ऑन अर्लियर ACRs, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड जो कि होता है, उसके आधार पर मना कर दिया गया फिर से। अब उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो अर्लियर, जो पहले का पूर्व जो असेसमेंट की गई थी वो उससे अफेक्ट करती थी कि वुमेन वुड नॉट रिसीव दी परमानेंट कमीशन। जो आप पहले ACR करते थे उसका मुद्दा ये होता था कि भाई आपको औरतों को परमानेंट कमीशन नहीं देना, और इसी आधार को लेकर के अभी भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे महिलाओं का जो करियर इनहेंसिंग कोर्सेज हैं एंड क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट्स हैं वो बाधित हो रही हैं। ठीक है, अब यहां जो लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व है, अगेन इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला आ गया, आर्टिकल 14। ठीक है, फिर आया आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो कि प्रोहिबिट करता है किसी भी स्टेट को फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इनमें से कोई सा भी। फिर आता अगेन आर्टिकल 16, ये पूरा का पूरा राइट टू इक्वालिटी का मामला है। ठीक है, ठीक है, समानता के अधिकार का। आर्टिकल 16 भी यही बोलता है कि भाई किसी भी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे आप इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। फिर आता आर्टिकल 21 जो कहता है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड फेयर ट्रीटमेंट इन सर्विस कंडीशंस की भी बात करता है। ठीक है, देखो आर्टिकल 21 जो है ना बहुत वास्ट है। ठीक है, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो ऐसी डिक्री या ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि जहां कहीं भी नेसेसरी है, जहां कहीं भी जरूरत पड़े, वहां कंप्लीट जस्टिस को अंजाम दिया जाए। ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 142 के तहत। ठीक है, आर्मी एक्ट 1950 एंड सेक्शन 12 की बात करें तो ये भी लीगल बेसिस देती हैं अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन को एज ऑफिसर्स। पीसी पॉलिसी की बात करें तो इट लेड डाउन द फ्रेमवर्क ग्रांट फॉर परमानेंट कमीशन, और पॉलिसी डेटेड 24 फरवरी 2012 वो प्रिस्क्राइब करती है इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क फॉर परमानेंट कमीशन इंक्लूडिंग दी ACRs, कि जो आपकी सर्विस रिपोर्ट बननी है, जो ACR बननी है, वो आप इस आधार पर करोगे कि वो बायस्ड न हो, वो इस मुद्दे से न बनाई जा रही हो कि भाई आपको चीजें मिलनी है या नहीं मिलनी है। ठीक है, अब इस कोर्ट का डिसीजन यह है, इस बेंच में थे हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुयन, जस्टिस नोंगमेई कापम कोटेश्वर सिंह। ठीक है,
इन्होंने ये हेल्ड किया, कोर्ट ने डिनाई किया परमानेंट कमीशन वाज पार्टली द रिजल्ट ऑफ अ सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चरली अनइक्वल फ्रेमवर्क। इन्होंने कहा कि भाई परमानेंट कमीशन को जो डिनायल है, जो मना किया जा रहा है, वो अनइक्वल है, अनफेयर है। ठीक है, अर्लियर इससे पहले जो एसीआर बनाई जाती थी वो इस अजम्पशन पर ही होती थी कि वुमेन्स को जो है लिमिटेड करियर प्रोग्रेशन देना है और उन्हें डिसएडवांटेज पर रखना है। ये कोर्ट ने हेल्प किया, ये मैं नहीं कह रही हूं। ठीक है, अनइक्वल एक्सेस दिया गया टू क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट्स एंड करियर एनहांसिंग कोर्सेज, और 250 वैकेंसी सीलिंग जो थी ये एब्सोल्यूट नहीं थी और इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है, वेयर मेंटेनिंग इट वुड परपिचुएट कॉन्स्टिट्यूशनल इनइक्वालिटी। अगर इसको हम मेंटेन करेंगे तो ये कानूनी तौर पे अनइक्वल होगा, जो है इनइक्वल होगा। ठीक है, अब जो अपील थी एसएससी डब्ल्यूओस की, वुमेन कमीशंस की, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स की, वो अलाउड थी, वाइल जो अपील थी मेल इसकी ये डिसमिस्ड हुई। ठीक है, इनको डिसमिस कर दिया गया। एलिजिबल कंटिन्यूइंग वुमेन ऑफिसर्स जो थी, इनको मीटिंग द 60% कट ऑफ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एंड डिसिप्लिनरी विजिलेंस क्लियरेंस जो है ये इनको ग्रांट की गई, डायरेक्टेड टू रिसीव दी परमानेंट कमीशन, कि भाई इन्हें भी परमानेंट कमीशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बात हुई कि जो वुमेन ऑफिसर्स थी जो रिलीज कर, उनको जो है रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग द लिटिगेशन गिवन डीम्ड बाय 20 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स एज अ वन टाइम मेजर। एक बार का मेजर इनको दिया गया कि भाई पेंशन लाभ के लिए 20 वर्ष की अहरक सेवा अवधि दी गई है और ये अधिकारियों को एक बार के उपाय में दिया गया, वन टाइम मेजर दिया गया। देन कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया कि जो एसीआर इवैल्यूएशन है, जो पूरी प्रोसेस है एसीआर की, उसको री इवैल्यूएट किया जाए, उसके मेथड पर काम किया जाए और कट ऑफ जो फॉर फ्यूचर बैचेस जो है उनको ध्यान में रख करके सेट की जाए। ये पूरा डिसीजन आया हमारा कर्नल पूजा वाले केस में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है किशोर कुमार मोहन काले वर्सेस कश्मीरा काले का केस। अब ये है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डिवोर्स डिक्रीज इन इंडिया, कि भाई विदेशों में मान्य जो डिवोर्स का केस है उसका इंडिया में क्या प्रावधान है। ठीक है, समझते हैं इसको भी फटाफट से। सो बेसिकली जो मैरिजेस हैं जो मुंबई में, एक मैरिज थी जो मुंबई में हुई थी इन 2005 अंडर हिंदू राइट्स, हिंदू मैरिज राइट्स को फॉलो करते हुए एक विवाह होता है 2005 में, जहां पर दोनों ही स्पाउसेस जो हैं दे वर रिसाइडिंग इन द यूएसए। ठीक है, अमेरिका में वो रह रहे होते हैं। ठीक है, आगे जाके 2005 के बाद 2008 में यूएस कोर्ट में इस दंपत्ति ने क्या किया, डिवोर्स केस को फाइल किया। हस्बैंड ने कंटेस्ट किया कि जो यूएस की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, कंटेस्टेड द यूएस कोर्ट जुरिस्डिक्शन, बट ही डिड नॉट पार्टिसिपेट फर्दर। उसने आगे फिर पार्टिसिपेट नहीं किया, शुरुआत तो कर दी, ठीक है, जो अदालत के अधिकार थे उन पर सवाल भी उठा दिया कि भाई यहाँ पर यूएस का क्या अधिकार है हमारे राइट्स को जो है या हमारे डिवोर्स केसेस को लेने का, बट उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं लिया, उस पूरी कार्यवाही में कहीं कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, और यूएस कोर्ट ने इन्हें डिवोर्स ग्रांट कर दिया 2009 में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर। किसके आधार पर? इररिट्रीवेबल, की शादी के पूरी तरह से टूटने के नाम पर इनको डिवोर्स ग्रांट हो गया। कब? 2009 में। नाउ इस बीच में जो हस्बैंड था उसने अप्रोच किया फैमिली कोर्ट पुणे को अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट की तहत पर पुणे कोर्ट को इन्होंने अप्रोच किया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे जाकर ये अपहेल्ड किया कि जो यूएस कोर्ट का डिसीजन था, जो जुरिस्डिक्शन था, लीडिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अपील, कि भाई हम क्या करते हैं, हम यूएस कोर्ट के जो फैसला था उसको मान्य करार देते हैं, जिससे हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं हुआ और वो फाइनली कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने मामला इनका पहुंच गया। अब इस पूरे केस में जो लीगल प्रावधान शामिल हैं वो है सबसे पहले सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी 1908, जो कि कंडीशंस देती है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट्स ऑफ इंडिया, कि विदेशी जो भी जजमेंट लिए गए हैं, दूसरे देशों में जो भी न्यायिक निर्णय लिए गए हैं,
उसको हम भारत में कैसे निर्णायक तौर पर देखेंगे। ठीक है, दूसरा आता है धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13, जो कि ग्राउंड करता है डिवोर्स अंडर हिंदू मैट्रिमोनियल लॉ के सब्जेक्ट्स को, उनके बारे में हमें बताता है। सेक्शन 13(1) IAHMA डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी, कि जहां कहीं भी क्रूएलिटी शामिल है वहां पर डिवोर्स किस प्रकार देना चाहिए उसकी बात करता है। आर्टिकल 142 अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात करता है कंप्लीट जस्टिस देने के आधार पर। यह आर्टिकल हमने अभी पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वाई वेंकटा लक्ष्मी 1991 केस जो हुआ था, उसमें यह डिसाइड हुआ था कि फॉरेन डिवोर्स डिक्री जो है वो भारत के मैट्रिमोनियल लॉ को सेटिस्फाई करती हुई होनी चाहिए, और यहां के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, नेचुरल जस्टिस वगैरह की चीजों को पूर्णतः फॉलो किया होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें डिसीजन देती है बाय जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप। ठीक है, ये लोग जो है डिसीजन लेते हैं कि यूएस डिवोर्स डिक्री जो है वाज हेल्ड नॉट कंक्लूसिव और बाइंडिंग इन इंडिया। ये कंक्लूसिव या बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, निर्णायक या बाध्यकारी नहीं है। यानी कि यूएस कोर्ट ने जो फैसला लिया हम उसको बाध्यता से नहीं वो कर सकते, किसी को मतलब जबरदस्ती नहीं फॉलो करवा सकते। हालांकि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, वॉज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड अंडर द हिंदू मैरिज एप्लीकेबल टू द पार्टीज, हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, कि भाई इनको हम तलाक का जो है आधार नहीं मान सकते, जिस आधार पे यूएस ने डिवोर्स ग्रांट किया था। ठीक है, हालांकि जो हस्बैंड था उसका मेयर रिटन रिस्पॉन्स जो है वो चैलेंज करता है जुरिस्डिक्शन को, एंड इट डिड नॉट अमाउंट टू इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द यूएस प्रोसीडिंग्स। कोर्ट रिलाई करती है सेक्शन 13 CPC प्लस वाई के केस पर, कि जो वाई नरसिम्हा राव के जो प्रिंसिपल्स थे उनके आधार पर। हालांकि जो कपल थे वो ऑलमोस्ट 18 साल पहले ही अलग हो चुके थे। ठीक है, 2000 जो है पीछे हमने देखा था 2009 में ही कोर्ट का वहां पे डिसीजन आ गया था। तो यहां पर अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि ये दोनों फिर से एक साथ आए, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इन्वोक किया आर्टिकल 142 और स्वयं में ही क्या किया, डिवोर्स ग्रांट किया टू फाइनली सेटल द डिस्प्यूट। यहां पर दो चीजें समझने वाली हैं कि यूएस में जिस आधार पर तलाक दिया गया वो आधार या वो डिक्री जो है वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को मान्य नहीं थी। लेकिन चूंकि 2009 में दिए गए डिसीजन के तहत ये जो दंपत्ति थे, हस्बैंड वाइफ जो थे, ये ऑलरेडी लगभग 18 सालों से अलग रह रहे थे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इन्वोक करते हुए इन दोनों मियां बीवी को डिवोर्स ग्रांट किया और इस डिस्प्यूट को सेटल किया, और बॉम्बे कोर्ट जजमेंट जो है उसको असाइड रख दिया गया एंड अपील वाज अलाउड। ठीक है, ये डिसीजन यहां पर लिया गया था। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे जो हमारे किसी भी आने वाले आगामी एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लगातार हमारे साथ बने रहिए यूपीपीसीएस की तैयारी में, जहां पर हम तमाम इस टाइप के टॉपिक्स जो मोस्ट प्रोबेबल एंड हॉट प्रायोरिटी टॉपिक्स हो सकते हैं एग्जाम के, उनको कवर करेंगे। और अगर आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा सार्थक यूपीपीसीएस प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैं अलविदा लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।